मैं सुबुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम ब्रिटिश मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की विशेषताओं और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के गठन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की विशेषता जानते हैं। हम सब भी जानते हैं कि इंग्लैंड मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का मात्र देश है और अन्य देशों ने इस व्यवस्था को इंग्लैंड से ही ग्रहण किया। जैसे हमारे देश ने भी कैबिनेट व्यवस्था को इंग्लैंड से ही ग्रहण किया, संसदीय शासन व्यवस्था को इंग्लैंड से ग्रहण किया। अतः ब्रिटेन की मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था को उचित प्रकार से हमें समझ लिया जाना चाहिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की विशेषता इस प्रकार की है। सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता। कहने का मतलब संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक औपचारिक और एक वास्तविक। कार्यपालिका संबंधी कार्य सम्राट के नाम से होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग लोक सदन में बहुमत दल का नेता, जिसे प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, जिसे वास्तविक मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रमुख विशेषता, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में पृथक्करण पाया जाता है और मुख्यतः वहाँ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में एक कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में घनिष्ठ संबंध मिलता है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में, मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण, वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण संसद के या व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन में बहुमत प्राप्त दल से ही, लोक सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत प्राप्त दल के द्वारा ही कैबिनेट का निर्माण या उस बहुमत दल में से ही कैबिनेट का निर्माण होता है, वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण होता है। इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। अपनी नीतियों और कार्यों के लिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल का तीसरी प्रमुख विशेषता, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की यह एक मेजर विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में इस तरह की विशेषता नहीं देखने को मिलती है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जबकि मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चौथी प्रमुख विशेषता, गोपनीयता। मंत्रिमंडल की कार्रवाई के संबंध में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था में गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। अगली विशेषता, मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता। मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं, वे एक ही राजनीतिक दल से होते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल राजनीतिक रूप से सजातीय होता है। मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। उन मंत्रियों का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री अपने पसंद के व्यक्ति को मंत्री बनाने का सिफारिश करता है सम्राट को, सम्राट उसको मंत्री बनाता है। किसको हटाना है, इसकी भी सिफारिश सम्राट को करके मंत्री पद से हटा सकता है। इस तरह से मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मंत्रिमंडल, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के गठन, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का गठन किस तरह से होता है।
मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति से आरंभ होती है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव सम्राट के द्वारा किया जाता है, लेकिन सामान्यतः ब्रिटेन की द्विदलीय पद्धति के अंतर्गत प्रधानमंत्री का चुनाव महानिर्वाचन में जनता के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति है और राजनीतिक दल प्रधानमंत्री पद के लिए अपने दल का जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है उसको पहले ही घोषित कर देती है। लेकिन परंपरा के अनुसार सम्राट लोक सदन के बहुमत के दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। परंपरा वहाँ पर ऐसी स्थापित हो गई है कि ब्रिटेन के लोक सदन में जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त है सम्राट प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। सामान्यतः इस संबंध में सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा और विवेक का कोई महत्व नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब एक प्रधानमंत्री अकस्मात त्याग पत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए या उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी न हो, तो सम्राट प्रधानमंत्री के चुनाव में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। वर्तमान समय में ब्रिटेन में सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री के चुनाव करने में अपने विवेक का प्रयोग करने के अवसर और भी कम हो गए हैं। क्योंकि अब ग्रेट ब्रिटेन के ग्रेट ब्रिटेन में प्रमुख रूप से 2 राजनीतिक दल हैं और महानिर्वाचन के बाद और इसके बाद जब प्रधानमंत्री पद का रिक्त हो तो लोक सदन का बहुमत स्वयं अपने नेता का चुनाव करता है। इसलिए सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति में अपने विवेक के प्रयोग का महत्व अब कम हो गया है। अगला स्टेप चलते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल का किस तरह से गठन किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर की जाती है। नवीन सरकार के निर्माण का नियंत्रण प्राप्त होने के बाद प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की सूची सम्राट को देता है और सम्राट के द्वारा उनके नामों की घोषणा की जाती है। परंपरा के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। किसी ऐसे व्यक्ति को जो नियुक्ति के समय संसद का सदस्य न हो, केवल 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। 6 माह के भीतर उसको संसद सदस्य होना जरूरी है। इसी बीच में या तो उसे लॉर्ड की उपाधि देकर लोकसभा का सदस्य बना लिया जाता है या उपचुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता है। मंत्रिमंडल में दोनों ही सदनों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक कैबिनेट में 4 मंत्रियां लोकसभा से होते हैं, यद्यपि इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था नहीं है। कहने का मतलब ब्रिटिश जो व्यवस्थापिका है उसके दोनों सदनों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलता है। अब हम ये जानेंगे ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होते हैं। 1937 के सम्राट के मंत्री अधिनियम के अनुसार वर्तमान समय में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में निम्न पद हैं। प्रधानमंत्री है जो राजकोष का प्रथम लॉर्ड है। प्रधानमंत्री को ब्रिटिश मंत्रिमंडल में राजकोष के प्रथम लॉर्ड के नाम से जाना जाता है।
दूसरा चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जिसको वित्त मंत्री के नाम से जाना जाता है। तीसरा गृह विभाग का सचिव, चौथा उपनिवेशों का सचिव, पांचवा विदेशी विभाग का सचिव, छठा नौसेना का सचिव, युद्ध सचिव, जल सेना का लॉर्ड, स्कॉटलैंड का सचिव, व्यापार मंडल का अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, कृषि मत्स्य विभाग का सचिव, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री, यातायात विभाग का मंत्री, श्रम मंत्री, लॉर्ड प्रिवी सील, पोस्टमास्टर जनरल, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, फर्स्ट कमिश्नर ऑफ वर्क्स एंड पेंशन, कोऑर्डिनेंस का मंत्री। इस तरह से ब्रिटिश मंत्रिमंडल में लगभग 20 सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कम और अधिक हो सकती है 1937 के परिनियम के द्वारा। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के वेतन को निश्चित किया गया है। अब हम ये जानेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। साधारणतः लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मान लेते हैं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। मंत्रिपरिषद एक वृत्त संस्था होती है जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका के सभी पदाधिकारी होते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं और लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो तब तक अपनी पद पर रहते हैं जब तक लोक सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में भेद का अंतर करना उचित समझेंगे। पहला हम अंतर देखते हैं आकार संबंधी भेद। मंत्रिमंडल का आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत छोटा होता है। मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 70 से 90 तक के सदस्य होते हैं, किंतु मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या लगभग 18-20 के आसपास होती है। तो आकार संबंधी अंतर ये हुआ कि मंत्रिमंडल एक छोटी, जिसे हम कैबिनेट भी कहते हैं, एक छोटी संस्था है, छोटी राजनीतिक संस्था है, जबकि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की तुलना में व्यापक बड़ी संस्था है, बड़ी राजनीतिक संस्था है। दूसरा अंतर पद संबंधी भेद देखते हैं। समस्त राजनीतिक कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। और इसमें कई श्रेणियों के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, इनमें से कुछ किन्हीं विशेष विभागों के प्रधान होते हैं और कुछ बिना विभाग के मंत्री भी होते हैं। मंत्रिमंडल स्तर के वे मंत्री, दूसरा, जो मंत्रिमंडल के स्थायी सदस्य नहीं होते हैं, वरना मंत्रिमंडल की केवल उन्हीं बैठकों में शामिल होते हैं जिनमें उनके विभाग से संबंधित विषय पर विचार किया जाना होता है। तीसरा अन्य मंत्री, चौथा राज्य मंत्री, पांचवा संसदीय उपसचिव, छठा जूनियर लॉर्ड या संसदीय निजी सचिव। ये सब मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। तो उस मंत्रिपरिषद के वे सदस्य जो मुख्य विभागों के प्रभारी होते हैं, जो शासन से संबंधित वे विभाग बहुत प्रमुख, बहुत मायने रखते हैं। प्रधानमंत्री शासन से संबंधित किसी परामर्श करने से पहले उन विभागों के जो मंत्री हैं उनसे परामर्श करना जरूरी समझता है। कहने का मतलब है प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की इन विभिन्न श्रेणियों में से केवल प्रथम श्रेणी के सदस्य ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, और इस प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। लेकिन मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता।
वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल में सदस्यों का पद मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च होता है। वेतन संबंधी हम वेद देखते हैं। कैबिनेट सदस्यों को मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक वेतन मिलता है। अब कार्य और शक्ति के संबंध में अंतर देखते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर कार्य और शक्ति से ही संबंधित है। मंत्रिमंडल के सदस्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्य कम महत्वपूर्ण होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य सामान्यतः विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं। उनके द्वारा समस्त प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के संबंध में नीति का निर्धारण किया जाता है। उनके द्वारा विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। मंत्रियों के सदस्यों को इस प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना होता है। उपयुक्त भेदों के बावजूद मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों ही राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हैं। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र न केवल मंत्रिमंडल वरना समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाता है। लोक सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। इस तरह से ब्रिटिश मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में ये मुख्य भेद है।